हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप लास्ट जो भी लेक्चर्स गए हैं आप लोगों को समझ में आया है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया है एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं क्लास 10 का, दैट इज हेरेडिटी। ठीक है, इट्स वेरी लॉजिकल चैप्टर, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10 का एक चैप्टर है हेरिडिटी। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के जितने भी बॉटनी के चैप्टर्स थे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। ओके, हेरिडिटी, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, लाइक जेनेटिक्स जो पार्ट है। ठीक है, जेनेटिक्स का 2 चैप्टर है क्लास 12 में। ठीक है, क्लास 12 में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ बहुत ही एडवांस में मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10 में जो दिया हुआ है यहाँ पे भी दिया हुआ है लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं, लाइक कुछ बेसिक टर्म्स है जो तुम्हें आना चाहिए। जेनेटिक्स समझने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। लाइक आपके आंखों का कलर कैसा है, आपका हेयर का कलर कैसा है, आप टॉल हो या डॉफ हो, वो सब क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो आपके पेरेंट्स से आया है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात तुम लोग जानो, हमने लास्ट जो चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें क्या पढ़ा था हमने, जरा याद करो कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए कोई एसेंशियल नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बनाए रखना है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन करने के बाद ही क्या आएगा, वेरिएशंस आएगा। ठीक है, और वेरिएशन कैसे आता है हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत देखा था। मान लो ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा डीएनए। तो जब सेल डिवाइड करेगा मतलब वो रिप्रोडक्शन करेगा, तब क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है मतलब ये डीएनए जो है ये अपना कॉपी बनाएगा। ठीक है, लेकिन डीएनए जब कॉपी बनाता है तो कॉपी बनाने के टाइम एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता है, थोड़ा बहुत उसमें एरर्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग होते हैं और वेरिएशन देखने को मिलता है। लाइक इस दुनिया में जो भी ह्यूमंस है, सारे ह्यूमंस एक जैसा नहीं दिखते हैं, सारे प्लांट्स एनिमल्स एक जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो डीएनए है उनमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये वेरिएशन देखने को मिलता है। एंड वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? थिंक, क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? क्योंकि हमें एनवायरनमेंट में एडप्ट होने के लिए वेरिएशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैंने लास्ट चैप्टर में भी ये बोला था, जो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस हुआ डीएनए में। ठीक है तो नया जो बैक्टीरिया बना उसमें एक कैरेक्टर आया, लाइक ये जो बैक्टीरिया है ये हार्श हैबिटेट में जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन इसमें जो चेंजेस आया डीएनए में और जो नया बैक्टीरिया बना वो हार्श हैबिटेट में जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो अगर ये चेंजेस नहीं आता तो बैक्टीरिया सारे के सारे हार्श हैबिटेट आता तो मर जाता, तो बैक्टीरिया स्पीशीज से खत्म हो जाता है ना। तो एनवायरनमेंट क्योंकि चेंज होता रहता है तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट में एडप्ट होने के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वेरिएशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली जो वेरिएशन होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन करना है क्योंकि वेरिएशन चाहिए, और वेरिएशन क्यों चाहिए, सर्वाइवल के लिए, ताकि अडेप्ट हो जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब ये वेरिएशन कैसे होता है, क्या क्या होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। जेनेटिक्स समझने के लिए हमें ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, से बटरफ्लाई किथे नु चले आई, हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तुसी निकले आई। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या तुम लोग का? मत बनाओ अभी। ठीक है, हाँ ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम्हें जेनेटिक्स समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला हेरिडिटी। मैंने अभी बोला हेरिडिटी क्या है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ट्रांसफर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब दोनों, ये क्या बोल रही हूँ मैं, दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। जीन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ट्रांसफर होना, यही तो है, लेकिन डिफरेंस क्या बोला मैंने, ये पेरेंट्स से बच्चों तक आता है और ये जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा जो हेयर है वो ब्राउन कलर का है, तुम्हारा जो आई है वो ब्लैक कलर का है, तो ये जो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ये तुम्हारे मम्मी पापा से आया, मान लो, ठीक है। तुम्हारी मम्मी पापा का भी कलर जो है वो ऐसा तुम्हारे साथ मैच कर रहा है, तो ये हेरिडिटी है। लेकिन मान लो तुम्हारे मम्मी पापा दोनों टॉल है लेकिन तुम डुअर्फ हो, तो तो फिर तुम्हारे जो फैमिली है उसमें मान लो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट या फिर कोई तुम्हारा रिलेटिव वो डुअर्फ है, तो वहां से वो तुम में कैरेक्टर आया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो पेरेंट्स से अगर बच्चों में आ रहा है तो वो हेरिडिटी, और कोई जनरेशन टू जनरेशन मतलब बाकी लोगों से भी अगर आता है वो फैमिली का, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। वही बात है, मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, ठीक है। ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, जो मैंने बोला, लाइक तुम्हारी आंखों का कलर क्या है, तुम्हारे हेयर का कलर क्या है, तुम टॉल हो या डॉफ हो, तुम मोटा हो या पतला हो, ये सब क्या है, ये सब है ट्रेट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। इसी को जेनेटिक्स के टर्म में हम ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेट है ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट। अब बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या होगा, वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब जनरेशन से आया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। लाइक तुम्हारे आंखों का कलर, अगेन तुम्हारे बालों का कलर, तुम्हारे हाइट, वो सब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है जो पेरेंट्स से आते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट मतलब जो तुमने खुद एक्वायर किया है, लाइक तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा गुस्सा आना, या फिर तुमने कुछ चीजें खुद में एक्वायर किया, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। तो अगर कोई बोलता है ना कि इसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है, शायद उसके पापा को भी गुस्सा आता होगा, ये झूठ है, ठीक है, क्योंकि ये गुस्सा, बिहेवियर, ये सब चीजें जो है वो पेरेंट्स से नहीं आता है कभी भी, ये एक्वायर्ड ट्रेट होता है, ये सब ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे होता है, एनवायरनमेंट से, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी जीन, ठीक है। जीन क्या है, ठीक है, देखो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। ये जो डीएनए है इसका जो फंक्शनल सेगमेंट्स है उसी को हम बोलते हैं जीन। हमें पता है डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, कैसे करता है, क्या कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ठीक है। तो ये जो डीएनए में फंक्शनल सेगमेंट्स होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं, और ये जीन क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को कैरी करता है, समझ में आया। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है क्रोमोसोम के फॉर्म में, और वो डीएनए में क्या है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कैरी करता है, ठीक है। समझ में आया जीन क्या है। व्हाट इज अलील, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही यूज होने वाला है। अलील क्या है, ठीक है, जीन, देखो जो जीन होता है, मान लो ये एक डीएनए है, यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। जो जीन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कैरी करता है वो हमेशा दो फॉर्म में रहता है, ठीक है। अलील का मतलब है टू फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। इसका मतलब क्या है, मान लो जीन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है हाइट, ठीक है, तो वो जो हाइट है वो या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, ठीक है, हमेशा दो रहेगा, ठीक है। मान लो जीन के पास, क्योंकि जीन के पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, मान लो पेरेंट्स से बच्चे में कैरेक्टर जाना है तो जीन के थ्रू जाएगा, तो जीन में मान लो एक कैरेक्टर हम मान लेते हैं हाइट, ठीक है। तो हाइट क्या क्या हो सकता है, हाइट या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ मतलब शॉर्ट होगा, ये दो कैरेक्टर रहेगा ना, तो इसी दो कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं, ठीक है। जो अलील होता है वो हमेशा पेयर में रहता है, ठीक है। मान लो कोई लीफ है, ठीक है, उसका मान लो कलर को हमने लिया, तो वो लीफ में जो जीन है उसमें जो एक कैरेक्टर होगा कलर, तो या तो वो येलो कलर होगा या तो वो ग्रीन कलर का होगा, है ना, हमेशा दो कलर रहेगा, वहां से एक
एक्सप्रेस होगा उसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। ठीक है, अलील समझ में आ गया। जीन का जो दो फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं, और अलील हमेशा पेयर में रहता है। ठीक है, अब देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, लाइक तुम्हारा हाइट जो है, तुम टॉल हो, तुम्हारी आंखों का कलर ब्राउन है, तुम्हारा हेयर का कलर ब्लैक है, तो ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जीनोटाइप क्या है, जो फिनोटाइप है उसी को हम, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है, दिमाग लगा के, दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखो, कंसंट्रेट करके सुनो। ठीक है, मान लो टॉल, ठीक है, जो फिनोटाइप है, कोई एक इंसान है या कोई प्लांट है वो टॉल है, ठीक है, उसका हाइट लंबा है, तो उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी है इसी को हम बोलते हैं जीनोटाइप। समझ में आया। फिनोटाइप क्या है, वो टॉल है, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो दिख रहा है, वो टॉल है, तो ये हो गया फिनोटाइप। इसको जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, समझ में आया। तो अगर कैपिटल टी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो प्लांट क्या है, टॉल है, या वो इंसान क्या है, टॉल है। ठीक है, अब देखो डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या है। ठीक है, हमें पता है कि जो अलील होता है वो हमेशा पेयर में रहता है। ठीक है, तो कोई एक प्लांट है उसमें अगर जीनोटाइप आ रहा है कैपिटल, मतलब उसका अगर फिनोटाइप क्या है, टॉल है, मतलब वो ऊंचा है, तो उसका जो जीन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ओनली टॉल ही प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है, उसमें टॉल भी होगा और उसमें डॉर्फ भी होगा। ठीक है, जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस होता है। एक जीन में हमेशा दो अलील रहता है, मतलब एक कैरेक्टर का हमेशा दो फॉर्म रहता है। अगर वो उसका हाइट टॉल है तो साथ में डॉर्फ भी होगा। ठीक है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, मतलब डीएनए है, इसमें जो एक जीन है मान लो, ठीक है, तो इसका जीन में एक अलील प्रेजेंट है, मतलब हाइट को लेके। ठीक है, बहुत गर्मी है, तो हाइट या तो टॉल होगा या तो डुअर्फ होगा, तो यहाँ पे टॉलनेस का जीन रहेगा, यहाँ पे डुअर्फनेस का रहेगा, मतलब एक ही जीन है, सेम जीन में दो अलील प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम लोगों को पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। अब डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है, जो एक्सप्रेस होता है कैरेक्टर उसी को हम डोमिनेंट बोलते हैं। मान लो कोई एक जीन है, ठीक है, उसका हाइट है टॉल, तो उसमें डॉर्फनेस भी प्रेजेंट होगा कि नहीं, लेकिन वो शो कर रहा है टॉल, तो जो डोमिनेंट है इसको हम बोलेंगे, डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और रेसेसिव को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो कोई एक प्लांट का जीनोटाइप है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब है यहाँ पे ये दो अलील है, एक है टॉल और एक है डॉर्फ, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होगा, कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस होगा, मतलब ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। समझ में आया। ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस का मतलब है सेम टाइप ऑफ अलील और हेटेरोजाइगस का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ अलील। ठीक है, होमोजाइगस मान लो कैपिटल टी या स्मॉल टी सेम टाइप ऑफ अलील, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डिफरेंट अलील। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट, मैं पानी पानी हो गई, गर्मी में मैं पानी पानी हो गई। तो तुम लोग पढ़ाई करो। ठीक है, देखो हैप्लॉइड सेल्स क्या होता है, जो सेल्स में वन क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल, दैट इज एन, स्मॉल एन, एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और डिप्लॉइड सेल्स मतलब जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, दैट इज 2n। ठीक है, डिप्लॉइड सेल में हमेशा क्रोमोसोम पेयर में रहेगा और हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम वन रहेगा, एक ही सिंगल रहेगा। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल समझ में आ गया। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होता है। ठीक है, सो लेट मी अंडरस्टैंड दिस। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन होता क्या है ये अभी समझो। ठीक है, मान लो दो अलग अलग प्लांट है, ठीक है, एक टॉल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी है ना, ये टॉल प्लांट है। ये दो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जीन जो है, अलील जो है वो हमेशा पेयर में रहता है। ठीक है, कैपिटल टी, और एक प्लांट है स्मॉल टी। ये दोनों प्लांट अलग अलग है कि नहीं, ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट डॉर्फ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक प्लांट
टॉल है, एक प्लांट डॉर्फ है और दो अलग अलग प्लांट है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाएंगे तो होगा क्या, ये मेथड सीख लो, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इसका एक टी आएगा, क्योंकि ये कैपिटल टी क्या है, टॉल है, तो इसका एक टी आएगा, यहाँ से इसका एक टी हम लेंगे, ठीक है। ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्लांट को हमने क्रॉस करवाया, मतलब दो प्लांट को हमने ब्रीड करवाया, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया और हमें एक प्लांट मिला, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, क्योंकि हमें पता है कैपिटल लेटर से जो लिखा जाता है वो डोमिनेंट होता है और स्मॉल लेटर से जो लिखा जाता है वो रेसेसिव होता है। तो कैपिटल टी जो है ये यहाँ पे डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है ये रेसेसिव है। तो हमें पता है डोमिनेंट वाला हमेशा एक्सप्रेस होता है, क्योंकि बाहर से जो दिखता है वो डोमिनेंट वाला ही दिखता है। तो इसका मतलब ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है। F1 जनरेशन समझ में आया कि एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट के बीच में अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तो एक टॉल प्लांट मिलेगा हमें और एक ही प्लांट मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन क्या होता है, इस F1 जनरेशन को कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये जो F1 जनरेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको खुद के साथ अगर हमने ब्रीड करवाया, ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेम प्लांट के साथ ही हमने ब्रीड करवाया, रिप्रोड्यूस करवाया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। अब क्या होगा, अब जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये सीख लो। सबसे पहले ये जो कैपिटल टी है ये इसके साथ क्रॉस होगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस होगा, ये मेथड है मैथ्स का, ठीक है, ये सीख लो, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ क्रॉस होगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस होगा, समझ में आया। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक हुआ कैपिटल टी, एक हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक होगा स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में टोटल 4 प्लांट आया, ठीक है। यहाँ से 3 प्लांट जो है वो टॉल आया और एक प्लांट जो है वो डॉर्फ आया, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, हो गया F1 जनरेशन और F2 जनरेशन समझ में आया ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। मान लो F2 जनरेशन में हमें ऐसे बोला कि F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। फिनोटाइप हमें पता है क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 प्लांट जो है वो टॉल आया है, एक प्लांट जो है वो डॉर्फ आया है, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कैपिटल टी एक ही आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आया है और स्मॉल टी 1 आया है, तो ये हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो इसका जो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3:1 और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 है, ठीक है। समझ में आया, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया फिर से ये वाला पोर्शन रिपीट करो, फिर से देखो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं हम मेंडल बाबा का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, चलो अभी, चलो पढ़ते हैं। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, या सो गए हो, हाँ, पानी साथ में लेके बैठो, ठीक है। और लेक्चर देखो, देख के एनसीईआरटी देखो। जेनेटिक्स का जो चैप्टर है ना वो अगर तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए लेक्चर पहले देखो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, तब समझ में आएगा। जेनेटिक्स एनसीईआरटी में से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो चलो अभी हम मेंडल बाबा का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। मेंडल का फुल नेम क्या है, जैसे तुम लोगों का फुल नेम है वैसे इनका भी है, ग्रिगोर जोहान मेंडल, बट हम सिर्फ मेंडल याद रखेंगे, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। मेंडल का फुल नेम क्या है, ग्रिगोर जोहान मेंडल, ठीक है। तो मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, जेनेटिक्स पूरा इनके ऊपर ही बेस्ड है। अगर ये इंसान पैदा नहीं होते ना तो जेनेटिक्स आता नहीं है, तो कितना मजा आता है ना। देखो, मान लो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, मान लो मेंडल एक दिन कहीं पे जा रहे थे, वो घूमने गए, फिर देखा कि एक बच्चा आया, उसकी आंखों का कलर देखा ब्लू है, लेकिन उसके मम्मी पापा का किसी का भी कलर ब्लू नहीं है। तो ये ब्लू कलर आया कहाँ से भाई, तो इसी को जानने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब वो ब्लू आइज हिप्नोटाइज मैनू कर दिया मैनू,
असा तेरी ट्रस्ट में बॉम्ब लग दी मैनू, है कि नहीं? ये गाना सुना ना हनी सिंह का? हाँ ठीक है। तो अब जिंदा इंसान के ऊपर तो मेंडल एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, पी प्लांट, पी पता है ना, पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बताओ जरा, पाइसम सटाइवम, ठीक है। पी प्लांट का साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। तो पी प्लांट को लेके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों होता है, उसमें कुछ तो जेनेटिक चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उस बच्चे का कलर, अरे मैंने जो बोला कि उसके आंखों का कलर ब्लू था वो सब मैंने ऐसे ही बोला, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मेंडल वहां घूमने नहीं गया था, मैंने बस ऐसे ही बोला। तो देखो उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस तो आया होगा ना, तभी तो ऐसा हुआ है। तो मेंडल ने पी प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि ये वेरिएशंस, ये जेनेटिक चेंजेस ये क्यों होता है आखिर, ठीक है। और एक बात, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, कोई दूसरा प्लांट भी तो ले सकते थे ना। पी प्लांट को इसीलिए लिया क्योंकि ये जो पी प्लांट है ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकता है, क्योंकि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का जरूरत होगा, ठीक है। तो ये जो पी प्लांट है ये दोनों कर सकता है, और साथ में ये कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इस पी प्लांट में 7 विजिबल कैरेक्टर्स भी देखा मेंडल ने, ठीक है। तो यही सब चीजों के बारे में पी प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पी प्लांट में जो वो 7 विजिबल कैरेक्टर्स था वो क्या क्या था, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये टेबल देख लीजिए, ठीक है। और भी 2 है, वो जगह नहीं हुआ ना तो लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो पी प्लांट में ये 7 कैरेक्टर्स जो है वो विजिबल है, ये मेंडल ने देखा था, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले स्टेम लेंथ, ठीक है, ये टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है। तो डोमिनेंट वाला क्या है, टॉल है, और रिसेसिव वाला डॉर्फ है, और इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्लावर कलर या तो पर्पल होगा या तो व्हाइट होगा। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सेल होगा या टर्मिनल। सीड कलर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। सीड शेप या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ठीक है। और ये जो डोमिनेंट वाले हैं ये एक्सप्रेस होंगे, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। बाकी 2 क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक है पॉट कलर, ठीक है, 6 नंबर पॉट कलर। पॉट क्या है समझ में आया, ठीक है। जो पी है, पी के अंदर सीड है, ठीक है, जिसमें रहता है पी, वो जो कवरिंग होता है ऐसे ऐसे होता है ना, पी कैसा होता है, पी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पी इसके अंदर ये सीड रहता है। तो ये जो इसके अंदर रहता है इसको हम बोलते हैं पॉड, ये इसको हम बोलते हैं पॉड, ठीक है। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है यार। तो पॉड का कलर डोमिनेंट वाला होगा ग्रीन, कैपिटल जी, और रेसेसिव वाला होगा येलो, ठीक है, स्मॉल जी। ये सीड कलर का उल्टा है ना। पॉड का शेप या तो इन्फ्लाटेड होगा, मतलब फुला हुआ, दैट इज कैपिटल एन, या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, मतलब श्रिंक, कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्मॉल एन। दिख रहा है ना अच्छे से। तो ये 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट का दिखा मेंडल ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और जेनेटिक्स में क्या बोला मेंडल ने, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं मेंडल बाबा का एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे, मेंडल बाबा का एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं। तो ग्रिगोर जोहान मेंडल जी ने क्या बोला था, पी प्लांट को लेके जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। सबसे पहले तो वो पी प्लांट का, देखो यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है। एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड द अदर वन इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये दोनों क्रॉस करवा के फिर मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे जेनेटिक्स का, ठीक है। तो ये कैसे दिया, मोनो का मतलब है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड। जो लास्ट एग्जांपल में बोला था ना F1 जनरेशन F2 जनरेशन, तो वो जो रिजल्ट निकल के आया था प्लांट्स, वही उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, मोनो मतलब एक, तो एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। वो जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल बताया था हाइट का, ठीक है, उसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक कैरेक्टर लिया पी प्लांट का, मान लो हाइट, ठीक है,
हाइट को लिया मेंडल ने, एक टॉल प्लांट लिया मतलब कैपिटल टी और एक स्मॉल प्लांट लिया मतलब डॉर्फ प्लांट लिया स्मॉल टी, ठीक है। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है। सबसे पहले तो क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है दो डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो एक टॉल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है, दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो इसका क्या आएगा, कैपिटल टी, इसका क्या आएगा, स्मॉल टी। और यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया, दैट इज हाइट, इसीलिए मोनोहाइब्रिड बोला, ठीक है। तो ये मिलके क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब टॉल प्लांट बनेगा और एक ही प्लांट आया, ठीक है। तो मेंडल ने देखा कि एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट के बीच में जब हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इन दोनों का रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो रिजल्ट में एक टॉल प्लांट आता है, ठीक है। ये मेंडल ने देखा और एक ही बना, F1 जनरेशन तो एक ही बनेगा। फिर इसको अगर खुद के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो फिर 4 बनेगा, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था ना, इसको अगर हम अभी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 4 प्लांट बनेगा, ठीक है। जहां से 3 क्या होगा, 3 होगा टॉल और 1 होगा डॉर्फ, ठीक है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब फिर मेंडल ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है। मतलब 2 कैरेक्टर को लेके स्टडी किया, ठीक है। यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आ रहा है 1:2:1। ये एग्जांपल समझ में आया ना, लास्ट भी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये मेंडल ने देखा कि अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, मतलब पी प्लांट में कोई एक कैरेक्टर को लेके मतलब हमने अगर टेस्ट किया है तो हमें ऐसे ऐसे रिजल्ट मिला है। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं 2 कैरेक्टर को लेके। यहाँ पे क्या हुआ, पी प्लांट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके टेस्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जीन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करवाया, वो एक्सपेरिमेंट ऐसे किया। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं कि 2 कैरेक्टर को जीन से कैसे ट्रांसफर करा के फिर मतलब रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो मेंडल बाबा ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब है 2 अलग अलग प्लांट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 2 अलग अलग प्लांट लिया, जिसमें से एक प्लांट का जो सीड का कलर है वो राउंड है और ग्रीन है, और दूसरे का कलर क्या है, येलो है और वो रिंकल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कैरेक्टर को लिया गया, लाइक शेप को लिया गया और कलर को लिया गया, ठीक है। तो इसको क्रॉस करवाया तो ये क्या आया, ये रिजल्ट आया, ठीक है। ये F1 जनरेशन है। इसको अगर हम फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो इसका बहुत सारा क्या होगा, ये बहुत बड़ा टेबल है, एक यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका टोटल F1 F2 जनरेशन करने के बाद इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो 9:3:3:2 आएगा। ये बहुत सारा प्लांट बनेगा, ठीक है। देखो अभी अगर दिमाग में घुस नहीं रहा है ये सब क्रॉस वॉस क्या होता है, कैसे कर रहे हैं, तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्लास 12 में बहुत अच्छे से मिलेगा ये सब, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, ठीक है। अभी बस बेसिक टर्म्स समझ लो, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस ये 2 एक्सपेरिमेंट किया, करके देखा, ठीक है। करने के बाद मेंडल को 3 लॉ मिला। मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट करके टोटल 3 लॉ दिया। वो लॉ क्या क्या दिया मेंडल ने, जेनेटिक्स में वही लॉ यूज होता है, ठीक है। तो वो लॉ अभी डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी चलो, लॉ पढ़ते हैं। हम तो साइंस स्टूडेंट हैं, हम लॉ क्यों पढ़े, देखा हम साइंस में भी लॉ पढ़ रहे हैं कि नहीं। वैसे ये वो वाली लॉ नहीं है, ये साइंस का लॉ है, ठीक है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल बाबा ने जो लॉस दिया था वो हम पढ़ते हैं। उन्होंने 3 लॉ दिया था, ठीक है। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने जो ये 2 एक्सपेरिमेंट किया करके मेंडल ने जो देखा वही तो हमको दिखाया, जो उनको दिखा वही हमको दिखाया, है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है कि हमेशा जो डोमिनेंट वाला अलील है वो रेसेसिव वाली को डोमिनेट करके रखेगा। मतलब रेसेसिव वाला भी होगा लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, जो डोमिनेंट अलील है वो हमेशा एक्सप्रेस होगा। मान लो कोई एक प्लांट है, उसका हाइट जो है वो कॉमन एग्जांपल है, उससे मतलब समझ में आ जाता है, तो इसीलिए हाइट को बार बार एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। मान लो हाइट कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे एक्सप्रेस कौन सा होगा, कैपिटल टी, मतलब ये प्लांट टॉल है, ठीक है। तो इसने जो रेसेसिव है उसको डोमिनेट करके रख दिया ना, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब हमेशा जब क्रॉस होगा, जेनेटिक चेंजेस आएगा या फिर रिप्रोडक्शन होगा, तब जो डोमिनेंट वाला है वो हमेशा एक्सप्रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ
लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, देखो वही चीजें है। मान लो कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, कोई एक प्लांट है, उसका मान लो कोई प्लांट का तुम्हें दिया जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो तुम उसका फिनोटाइप क्या बताओगे, टॉल बताओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसके जीनोटाइप में ये स्मॉल टी नहीं है। हाँ, मान लिया वो एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी, लेकिन उसके जीन में डॉर्फ वाला भी नेचर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब हमेशा जो डोमिनेट वाला है वही पार्टिसिपेट करेगा। ये लेटर ऑन जब किसी के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, हमेशा इसका टॉल जो है, टॉल नेचर वाला पार्टिसिपेट करेगा, डॉर्फ नेचर वाला नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। मान लो एक जीन है, कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के एक जीन है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो नेक्स्ट ये जब किसी और के साथ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा तो हमेशा कैपिटल टी वाला इन्वॉल्व होगा, डॉर्फ नेचर नहीं जाएगा, हमेशा टॉल नेचर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये नेचर है साथ में, ठीक है, लेकिन जाएगा हमेशा पार्टिसिपेट कैपिटल वाला करेगा। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया। मतलब वही है कि जो डोमिनेंट वाला है वही एक्सप्रेस होता है, वही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में एग्जाम्पल देखा था बहुत सारा, राउंड, येलो, ग्रीन, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सीड का कलर है मान लो येलो तो उसका शेप राउंड होना पड़ेगा, या मान लो सीड का कलर है ग्रीन तो वो हमेशा रिंकल्ड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रीन के साथ हमेशा राउंड आएगा, येलो के साथ हमेशा रिंकल्ड आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, येलो के साथ भी रिंकल्ड आ सकता है, ग्रीन के साथ भी राउंड आ सकता है। तो ये सारे जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो मेंडल ने टोटल ये 3 लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या होता है, जब कोई भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, एनिमल्स में, तो क्या होता है हमेशा जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है और लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन में भी वो डोमिनेंट वाला ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो जो रेसेसिव वाला है उसका नेचर भी रहता है और सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ठीक है। अभी अगर समझ में नहीं आया टेंशन बिल्कुल मत लो, 12th में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक टर्म्स जो है जेनेटिक्स का वो समझ लो, ठीक है। जो बेसिक टर्म्स तुमने समझा ना वो समझ गए तो ठीक है, ठीक है। हाँ, बोर्ड में मार्क्स लाना है तो ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है वगैरह वगैरह तो 12th में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा तुम लोगों को और बेसिक चीजें जान लो, ठीक है। तो हो गया मेंडल का एक्सपेरिमेंट और मेंडल का रिजल्ट। अब हम एक और लास्ट टॉपिक देखते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। कहीं नहीं जा रहे हो फिनिश होने के बाद, फिर 11 पढ़ाएंगे। मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, किसका नाम दोहराए, पढ़ाई का नाम दोहराए, ठीक है। ओके, लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हम पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश फिनिश फिनिश। ओके, फिनिश्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। देखो, जब ब्रीडिंग होता है उसके बाद वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसका सेक्स क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। सब में अलग अलग होता है, ये ह्यूमंस का दिया हुआ है, ठीक है। देखो, जो स्नेल होता है ना, स्नेल, सबका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। स्नेल जो है वो अपना जेंडर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो उसका कोई मतलब ऐसे जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता उसका सेक्स, ठीक है। और जो कुछ रेप्टाइल्स होता है उसका जो एक्स होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्स से मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा। तो सबका जो फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमंस का पढ़ेंगे। ह्यूमन का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, वो जेनेटिक से आता है, वो जब पेरेंट्स से जब ट्रांसफर होता है वहां से आता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, ये तो हमको पता है, ठीक है। एक एक सेल में, हर एक सेल में, न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। इसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसको हम बोलते हैं ऑटोजोम, ऑटोजोम, ठीक है। और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑटोजोम है ये क्या करेगा, ये ऑटोजोम में जो जीन्स है वो एक
ह्यूमन का जो बाकी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है लाइक हेयर, आंखों का कलर, बॉडी शेप, हाइट, ये सब जो है वो लेता है, ठीक है। तो ये जो ऑटोसोम है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वो क्या करता है, ये बाकी कैरेक्टर्स को शो करता है, ठीक है। और ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, उससे सेक्स डिटरमाइन होता है। कैसे होता है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम है ना, तो एक रहता है मेल में, एक रहता है फीमेल में। बहुत गर्मी है यार। तो मान लो ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल में 1 पेयर मतलब क्या है, 2 क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। तो मेल का जो सेक्स सेल है दैट इज स्पर्म, स्पर्म एक सेल है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। स्पर्म में क्या रहेगा, वो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर मतलब 2 रहेगा, 2 क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। तो मेल में जो 2 क्रोमोसोम है वो है एक एक्स क्रोमोसोम, एक है वाई क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम तो है ही, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है वही सेक्स डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो फीमेल है उसका जो ओवा होता है उसमें 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वहां पे दोनों क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, ठीक है, ये मान लिया। अब जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, ठीक है। मेल का एक्स और वाई ही रहेगा, फीमेल का दोनों एक्स एक्स है, तो हमने एक मान लिया एक्स और एक्स वाई, ठीक है, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने करवाया क्रॉस, तो सबसे पहले एक्स एक्स होगा और या फिर एक्स वाई होगा। तो अगर एक्स एक्स आया तो होगा फीमेल बेबी गर्ल, अगर एक्स वाई आया तो होगा बेबी बॉय, ठीक है। समझ में आया। तो ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का आएगा या लड़की आएगा, ठीक है। तो कुछ नॉनसेंस लोग होते हैं लाइक गांव में अभी भी है, या पहले तो बहुत था, अभी भी बाकी कुछ कुछ लाइक यूपी बिहार उन सब स्टेट में होता है कि लड़की होता है तो मार दिया जाता है, या फिर मम्मी को गलत ठहराते हैं कि मम्मी की वजह से ऐसा हुआ। गधे लोग, उन लोगों को जाके तुम लोग साइंस पढ़ाओ कि मेल की वजह से ये होता है, ठीक है। फीमेल में तो एक्स एक्स ही रहता है, मेल में एक्स वाई रहता है। तो मेल से अगर एक्स गया तो लड़की होगी, अगर वाई गया तो लड़का होगा। तो ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन लोगों को जाके समझाओ थोड़ा, ठीक है। तो देश को सुधारना है, ये सब जो पढ़ाई करे किस लिए, ये हमें जनरल अवेयरनेस करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक। तो ये चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, ठीक है। सो हेरिडिटी चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि वेरिएशन कैसे आता है, वेरिएशन आना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स देखा जेनेटिक्स को समझने के लिए, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि वही आगे जाके यूज होगा क्लास 12 के चैप्टर में। फिर हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा, फिर मेंडल ने 3 लॉ दिया था वो देखा, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ये टॉपिक देखा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक दैट इज कैसे ट्रेट्स एक्सप्रेस होता है, वही तो है ना कि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। हाँ, लास्ट मैंने चैप्टर जो पढ़ाया था दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें मैंने बहुत गर्मी है यार, उसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत बोल दिया था, मतलब थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था मुझे। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक पार्ट है, उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तो अभी मैं वो टॉपिक फिर से बोल देती हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला था कि प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक पार्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। लास्ट लेक्चर अगर तुम लोगों ने देखा है तो तुम लोगों को पता चलेगा। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो नया प्लांट बनता है उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। उसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट बोला था, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, लेयरिंग वो नहीं था एक्चुअली में जो मैंने बोला था। देखो, पहला तो होता है कोई स्टेम, मान लो कोई रोज है, ठीक है, उस रोज का स्टेम अगर तुमने काट दिया, काट के एक पॉट में तुमने लगा दिया तो वहां से नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है, उसी को मैंने लेयरिंग बोल दिया था, बट ये लेयरिंग नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, कोई भी एक प्लांट है, मान लो ये, ठीक है, इस प्लांट का कोई भी एक ब्रांच निकला यहाँ से, ठीक है, ये मान लो सॉइल है, ठीक है। तो इस ब्रांच को जब तुम ऐसे बेंड करके मतलब सॉइल के नीचे लेके जाते हो, ठीक है, सॉइल के नीचे, तो ये सॉइल के नीचे जब लेके जाते हो तो यहाँ से क्या होता है, कुछ दिन के बाद नया प्लांट निकल जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्लांट के ब्रांच को अगर तुमने बेंड किया, बेंड करके जमीन के नीचे दे दिया तो वहां से रूट वूट निकल के शूट निकल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है। ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ही पार्ट है ना, क्योंकि एक ब्रांच मतलब स्टेम से निकला है, तो एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट निकला है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे, ठीक है। और ग्राफ्टिंग जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला था,
ग्राफ्टिंग क्या होता था कि कोई भी दूसरे प्लांट का रूट को यूज करके हम कोई भी एक नया प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिसका रूट हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टॉक, और जो प्लांट बनेगा उसको हम बोलेंगे स्कियोन, ठीक है। तो शूट में जो प्लांट लगाया जाएगा वही प्लांट हमेशा ग्रो करेगा। मतलब मान लो ये मैंगो था, ये एप्पल था, तो हमेशा एप्पल का प्लांट ही होगा यहाँ पे, मैंगो का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो शूट होता है वही होता है, वही प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। तो इस शूट को हम स्कियोन बोलते हैं और रूट को हम स्टॉक बोलते हैं। तो ग्राफ्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि हम डिजीज फ्री प्लांट हम बना सकते हैं, और कुछ भी प्लांट हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं ना। तो हो गया खत्म, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो सुधार लेना, ठीक है। सो क्लास 10 तक सब कुछ खत्म हो गया है बॉटनी का। नेक्स्ट हम डायरेक्ट 11 से स्टार्ट करेंगे लिविंग वॉल चैप्टर से, ठीक है। और अभी से हफ्ते में सिर्फ एक ही लेक्चर आएगा, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, ठीक है। ओके, सो बाय बाय।